गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। और बोहर एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पर हम लोग उसके ड्रॉबैक देखेंगे। सबसे पहला ड्रॉबैक अगर देखें तो रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट ड्रॉबैक, दे कुड not explain stability of atom। ठीक है, जो बोहर मॉडल है उसकी हेल्प से हम लोग एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि कोई भी एटम जो होता है वो जस्ट लाइक सोलर सिस्टम, ठीक है, जिस तरीके से एक सोलर सिस्टम के अंदर प्लेनेट क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। बट अगर हम यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करें, अगर मैं यहाँ पर सोलर सिस्टम को और एक एटम को, अगर दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, पूरी तरह से डिफरेंट है। मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ कि ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम और एक एटम का जो सिस्टम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर एक सोलर सिस्टम की बात करूं तो सोलर सिस्टम जो है वो क्या है, एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, एक मैक्रोस्कोपिक क्या है, बॉडी है। मैक्रो दैट मीन्स वेरी बिग बॉडी। सोलर सिस्टम में अगर हम बात करें तो प्लेनेट हो गए, सन हो गए, ये सब जो है साइज में बहुत ही ज्यादा क्या है, बड़े हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पर एटम की अगर बात करें तो एटम जो है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, दे आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, सोलर सिस्टम में कौन कौन सी बॉडी हो सकती हैं, कौन कौन से यहाँ पर पार्ट हो सकते हैं, तो अगर हम यहाँ बात करें तो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के अंदर जो है आपका सन, इसके अलावा जो है प्लैनेट्स, ठीक है, अर्थ हो गया, इसके अलावा जो है मार्स हो गया। तो ये सारे के सारे जो है प्लैनेट्स होते हैं और ये जितने भी प्लैनेट जो होते हैं ये सन के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर एटम के अंदर जो है क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और प्रोटॉन हो सकते हैं या फिर न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन पार्टिकल्स को अगर देखें तो इन पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है, दे आर कैरिंग अ चार्ज। ये क्या करते हैं, एक चार्ज को जो है कैरी करते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, एक चार्ज होता है। बट अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो इन सन और प्लेनेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नो एनी चार्ज। ठीक है, दे आर नॉट कैरीड एनी चार्ज, ये किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज कैरी नहीं करते हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ बात करें तो आप लोगों ने जो है जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि यहाँ पर कोई भी दो हैवी बॉडीज जो होती है, ड्यू टू दी मास की वजह से हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर सोलर सिस्टम में अगर हम यहाँ पर अगर बात करें तो दो बॉडीज के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ पर मैं अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन R²। ठीक है, यहाँ पर G क्या है, एक तरह का एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, M1 M2 दो बॉडीज के मास है और R क्या है, उन दो बॉडीज के बीच की डिस्टेंस है, दैट इज अ स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स की अगर बात करें तो किसी भी एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों ओर जो है एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो उनके बीच में ड्यू टू दी चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू के, यहाँ पर एक कांस्टेंट होगा दैट इज Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है, चार्ज है, और R क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, और यहाँ पर जो K है, K क्या है, एक तरह का कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से अगर इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो दोनों ही सिस्टम, सोलर सिस्टम और एक एटम जो है, दोनों ही क्या है, पूरी तरह से डिफरेंट है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें तो ये आपका जो है यहाँ पर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन है, ठीक है, और यहाँ पर इस न्यूट्रॉन के चारों ओर जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ में जो है यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं। ये मैं यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ बना रहा हूँ, ये आपका जो है सर्कुलर पाथ है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है आपका क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, देखिए आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आपका जो है यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये जो है आपका पॉजिटिव है, तो इनके बीच में एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा और इस पाथ में अगर वो यहाँ पर इस तरीके से रिवॉल्व करेगा तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। अगर वो कंटिन्यूसली अगर एनर्जी इमिट करेगा तो उसके पास जो एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर इनके बीच एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए, अगर हम यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से यहाँ पर चलते चलते एक स्पाइरल पाथ में इस तरीके से ट्रेवल करते करते जो है इस तरीके से ट्रेवल करेगा और फाइनली इस न्यूक्लियस के अंदर जो है फॉल होना चाहिए, बिकॉज एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो फाइनली ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होना चाहिए, फॉल होना चाहिए, और ये एटम क्या होना चाहिए, डिस्ट्रॉय होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, एटम जो है वो क्या है, स्टेबल होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रदरफोर्ड का जो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है कि उसकी हेल्प से हम लोग किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ बात करें तो सेकेंड जो ड्रॉबैक है, सेकेंड ड्रॉबैक क्या है कि जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, दे कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन और एनी एटम। ठीक है, यहां पर क्या लिख सकते हैं, दे कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। हमने अभी जो है पिछली क्लास में लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा है, उसमें बहुत सारी सीरीज बनती है, ठीक है, और अलग अलग वेवलेंथ की सीरीज बनती है। बट यहाँ पर जो है रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो यहाँ पर हाइड्रोजन या फिर इसके अलावा जो दूसरे जो एटम्स हैं उनका लाइन स्पेक्ट्रा जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर जो एटम का जो स्ट्रक्चर होगा, एटम का जो स्ट्रक्चर जो होगा उसको भी रदरफोर्ड जो है एकदम अच्छे से क्लियर जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, दे कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उसको भी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दिस इज ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नोट करिए। जी हाँ, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की, कि बोहर एटॉमिक मॉडल क्या होता है। बोहर एटॉमिक मॉडल की पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिस बोहर एटॉमिक मॉडल इज प्रपोज्ड इन 1930। ये बोहर एटॉमिक मॉडल जो है कब प्रपोज किया गया था, इन 1930 में जो है सबसे पहले प्रपोज किया गया था। एंड दिस एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी, बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है। और यहां पर जो बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया, दिस मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल ऑन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहां पर जो है बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया उसमें उसने जो रेफरेंस एटम लिया वो कौन सा लिया, हाइड्रोजन लिया।
और हाइड्रोजन जैसे और भी कुछ स्पीसीज होती है, हाइड्रोजन जैसी कुछ और भी स्पीसीज होती है, उन स्पीसीज के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर हीलियम आयन, हीलियम आयन में अगर बात करें तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें तो लिथियम आयन दैट मीन्स 2 पॉजिटिव। यहाँ पर लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बट यहाँ पर इन तीनों का, हाइड्रोजन का, हीलियम का और लिथियम का, तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम एंड सेम एज दी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज लाइक हीलियम एंड लिथियम आयन। नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, पोस्टुलेट्स। बोहर का जो सबसे पहला जो पोस्टुलेट था वो क्या था, बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और उस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड ऑर्बिट। यहां पर क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड the nucleus in a circular path, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, और इस सर्कुलर पाथ को हम यहां पर क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिट कह सकते हैं। दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड पोस्टुलेट में यहाँ पर क्या बोलता है कि यहाँ पर ये जितने भी जो ऑर्बिट होते हैं, यहाँ पर ये जितने भी जो ऑर्बिट होते हैं, जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट रिमेन कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy remain constant, ठीक है, कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम बनाना चाहूँ तो मैंने एक यहाँ पर डायग्राम बनाया, ये हमारा जो है न्यूक्लियस है, इट इज द न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो है ये आपका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पर सर्कुलर पाथ है जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। ये फर्स्ट वाला है, यहां पर दिस द सेकेंड, ये आपका थर्ड है, दिस द फोर्थ है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बोहर ने इनको यहां पर जो है इन सारे ऑर्बिट का जो है यहां पर प्रेजेंटेशन भी किया। न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो ऑर्बिट होगा उसको उन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया, ए से रिप्रेजेंट किया, इसके बाहर वाला L से, इसके बाहर वाला N से, इसके बाहर वाला N से, दैट्स ऑन। इस तरीके से हम लोग K, L, M, N से क्या कर सकते हैं, इन ऑर्बिट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इन ऑर्बिट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको हम K, L, M, N, दैट्स ऑन, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो यहाँ पर ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट को हम और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम n इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। इसके जस्ट बाहर वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 2। यहाँ पर सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट यहाँ पर ऑर्बिट में है, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो आपका सेकेंड ऑर्बिट में है, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका थर्ड ऑर्बिट में है, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है वो आपका फोर्थ ऑर्बिट में है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम नंबर के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, इन ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेम हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 दैट्स ऑन। इस तरीके से हम इन ऑर्बिट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्बिट है, इन ऑर्बिट्स को और भी हम बहुत सारे नाम से जानते हैं।
अगर मैं यहाँ पर इन ऑर्बिट्स की बात करूँ तो इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, दे आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। या फिर इनको हम यहाँ पर एको नाम से जानते हैं, एनर्जी स्टेट के नाम से भी जानते हैं, एनर्जी स्टेट। या फिर इसी को हम यहाँ पर एको नाम से जानते हैं, एनर्जी शेल, एनर्जी शेल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको यहाँ पर अलग अलग नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं, एनर्जी शेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हर शेल का, हर एनर्जी शेल का या फिर हर एनर्जी लेवल पे जो एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा और फिक्स होगा। अगर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर इस वाले शेल में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इस शेल का जो एनर्जी होगा वो फिक्स होगा, इस वाले शेल का जो एनर्जी होगा वो फिक्स होगा। दैट मीन्स हर एनर्जी शेल का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, यहाँ पर फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सेकंड पोस्टुलेट देख सकते हैं। वहीं अगर थर्ड पोस्टुलेट की अगर बात करें तो थर्ड पोस्टुलेट हमें क्या बोलता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में अगर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन न तो किसी प्रकार की एनर्जी को गेन करेगा और न ही किसी प्रकार की एनर्जी यहाँ पर रिलीज करेगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल देन इलेक्ट्रॉन नीदर gain energy nor loss energy। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी प्रकार की एनर्जी को न तो गेन करेगा और न ही किसी भी प्रकार की एनर्जी को यहां पर लॉस करेगा। दैट मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एनर्जी शेल में या किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में अगर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी एनर्जी हमेशा क्या होगी, उसकी एनर्जी जो होगी उसकी फिक्स होगी। उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी या फिर स्टेशनरी होगी। क्या होगी, स्टेशनरी होगी। और इसकी वजह से हम इस ऑर्बिट को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दे आर कॉल्ड स्टेशनरी एनर्जी लेवल। क्या बोल सकते हैं इसे हम, ये जो एनर्जी लेवल है इसी को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। इसको हम यहाँ पर स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। सो दिस दी थर्ड पोस्टुलेट। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 पोस्टुलेट देख लिए हैं, पहले इनको नोट करिए। वहीं अगर मैं यहाँ पर फोर्थ पोस्टुलेट की बात करूँ, फोर्थ पोस्टुलेट हमें क्या बोलता है कि दी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करूँ, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, फिक्स होगा। जिस तरीके से हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, वैसे ही हर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, फिक्स होगा। और एंगुलर मोमेंटम हम लोग जानते हैं क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय mvr। यहाँ पर m क्या है, इट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v क्या है, दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड r यहाँ पर क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, एंड दिस इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h अपॉन 2 पाई मतलब यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसकी, h अपॉन 2 पाई के। h क्या है मैं आपको यहाँ पर बता दूं, h की अगर हम बात करें तो h क्या है, h की अगर बात करें तो यहाँ पर h क्या है, h इज कॉल्ड द प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। m क्या है, m अगर लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैसे अगर v की बात करें तो v क्या है, दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, दिस कॉल्ड द टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। और r यहाँ पर क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो n जो है, ये n क्या है, इट इज अ इंटीजर, एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1 2 3 4 दैट्स ऑल।
दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाले अगर ऑर्बिट की अगर बात करूं तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, फर्स्ट वाले ऑर्बिट का अगर एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो वो आपका कितना होगा, n इज इक्वल टू, हम कितना पुट करें, n इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सिंपली हम लोग यहाँ पर कितना पुट करें 1, तो कितना बनेगा आपका 1 इंटू, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं h/2π। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट शेल। यहाँ पर फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड वाले एनर्जी शेल में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो n इज इक्वल टू हम कितना पुट करेंगे यहाँ पर 2, तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, n की जगह क्या पुट कर देंगे 2, तो 2 इंटू h/2π। वैसे ही अगर हम एंगुलर मोमेंटम थर्ड वाले ऑर्बिट के लिए निकालना चाहे तो क्या होगा आपका, दैट इज 3h/2π। और सिंपली अगर मैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को अगर लिखना चाहूँ तो एंगुलर मोमेंटम को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम क्या लिख सकते हैं h/2π, सेकेंड ऑर्बिट के लिए हम क्या लिख सकते हैं 2h/2π, थर्ड वाले ऑर्बिट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 3h/2π। सो इस तरीके से हम यहाँ पर अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो हर ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है दिस इज द सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, h/2π का। वैसे ही अगर हम यहाँ पर nth ऑर्बिट के लिए अगर निकालना चाहे तो nth ऑर्बिट के लिए कितना होगा nh/2π। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर हर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है, हर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है, वैसे ही हर ऑर्बिट का यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड है। ठीक है, फिक्स मतलब यहाँ पे क्या है, क्वांटाइज्ड है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, यहाँ पर क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड है मतलब फिक्स है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फिफ्थ पोस्टुलेट की। फिफ्थ पोस्टुलेट हमें यहाँ पर क्या बोलता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, सपोज यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑर्बिट है, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंटिन्यूसली इसी सर्कुलर पाथ में यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ से जंप करना है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ पे जंप करना है और यहाँ से जंप करके मुझे किसी दूसरे एनर्जी शेल में जो है इसको शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी बाय एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, अगर हम जैसे ही इसको यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर उस जितनी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसके अकॉर्डिंग वो हायर एनर्जी लेवल में क्या कर देगा, जंप कर देगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि एक लेवल है, सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है अभी कौन से लेवल पर है, आपका जो है फर्स्ट वाले ऑर्बिट में है। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड द लोअर एनर्जी शेल, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, इस पॉइंट पे ये आपका इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन। यहाँ से मुझे इसको जंप करना है, मुझे जो है इसको जंप करना है थर्ड वाले में या फिर सेकेंड वाले मुझे जंप करना है। तो मैं यहाँ पर एक और एनर्जी लेवल बना रहा हूँ, एक ये आपका एनर्जी लेवल है, दिस दी n इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपका लोअर एनर्जी लेवल है और इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर वाले एनर्जी शेल में अगर उसको जंप करना है तो बाहर वाले की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। तो इस एनर्जी शेल को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर जैसे ही एनर्जी देंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर जैसे ही एनर्जी विद द हेल्प ऑफ किसी भी एक्सटर्नल सोर्स है, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से हम इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी देंगे, देन ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर इसके पास इतनी एनर्जी अगर हो जाएगी तभी यहाँ से जो है ये यहाँ पर जंप करेगा, है ना। जस्ट लाइक अगर कोई ऑनलाइन अगर ऑर्डर देते हैं, अगर मुझे अमेजन से जो है एक बुक मंगवानी है, ठीक है, और अगर बुक अगर 300 रुपीज़ की है, अगर मेरे पास 300 रुपीज़ अगर होंगे, है ना, तभी मैं उस बुक को जो है ऑर्डर दे सकता हूँ।
ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मेरे पास 299 रुपीज़ भी अगर है तब भी मैं ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितनी एनर्जी अगर यहाँ पर एब्जॉर्ब करें, यहाँ पर ये वाला जो एनर्जी लेवल है अगर ये इतनी एनर्जी यहाँ पर अगर एब्जॉर्ब करेगा तो जैसे ही इसके पास इतनी एनर्जी होती है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से जंप करके कहाँ पहुंच जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में इस तरीके से पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपका इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे आ गया, हायर एनर्जी लेवल में आ गया। ये वाला जो लोअर एनर्जी लेवल है, अभी इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ पर था। ठीक है, इस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम यहाँ पर एक और नाम से जानते हैं, दे आर कॉल्ड ग्राउंड एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं इसको अपन, ग्राउंड एनर्जी लेवल। और यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और वो कहाँ पहुंच गया, हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गया। इस हायर एनर्जी लेवल को हम एक और नाम से जानते हैं, दे आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, दे आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। इसे हम यहाँ पर ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हैं, सिंपल। इसको हम यहाँ पर सिंपल क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हैं। इसको हम यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ से कहाँ गया, ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुँच गया, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी, E1। ठीक है, इसने यहाँ पर कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी हो गई E2। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि E2 इज ग्रेटर देन E1। तो अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस की अगर बात करूँ कि लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल का जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, वो एनर्जी का डिफरेंस मैं यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेल E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। And this difference is equal to E2 minus E1। क्या लिख सकते हैं हम लोग, एनर्जी का डिफरेंस E2 minus E1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को फिर से अपने घर पे आना है, अभी कहाँ है, वो बाहर है ना, यहां से पैसे वैसे लेके बाहर गया है और वो यहाँ पे आया है। इस इलेक्ट्रॉन को फिर कहाँ आना है, इसको अगर फिर से अगर अपने घर पे आना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने पास जो एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है। तो जैसे ही अगर ये यहाँ पर इस वाले शेल में अगर फिर से आएगा तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। और अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर रिलीज होती है तो वही एनर्जी हमें किस फॉर्म में दिखाई देती है, लाइट के फॉर्म में दिखाई देती है। किसके फॉर्म में दिखाई देती है, लाइट के फॉर्म में दिखाई देती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही एनर्जी को रिलीज करेगा तो फिर से कहाँ पे आ जाएगा आपका, फिर से जो है आपका ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा, फिर से अपने घर में आ जाएगा। कहाँ से यहाँ गया और यहाँ से फिर कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर उसके पास जो एनर्जी जो थी पहले कितनी थी, E2, और फिर अगर उसने एनर्जी रिलीज कर दी तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। कम से कम उसको जो है इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी तभी वो क्या आएगा, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में आएगा। अदरवाइज वो बीच में यहाँ पर कहीं पर भी रुकने वाला नहीं है। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो डिसकंटिन्यूअसली एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स क्वांटाइज्ड एनर्जी, हर शेल की एनर्जी क्या है, फिक्स है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है ये फिनोमिना हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर अगर मैं आपके सामने यहाँ पर लिखना चाहूँ एनर्जी डिफरेंस, तो एनर्जी डिफरेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, E2 माइनस E1। अगर मैं यहाँ पर प्लांक क्वांटम थ्योरी से अगर देखूँ, फ्रॉम प्लांक क्वांटम थ्योरी, तो प्लांक क्वांटम थ्योरी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लांक क्वांटम थ्योरी, जैसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्लांक क्वांटम थ्योरी हमें क्या बोलती है, डेल E इज इक्वल टू h न्यू। क्या लिख सकते हैं, डेल E इज इक्वल टू h न्यू, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए
यहां पर अगर हम चाहें तो एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहां पर कि एच न्यू, दिस एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बिकॉज दोनों का डेल E क्या है, सेम है। ठीक है, यहां से अगर मुझे यहां से जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहा है, उस लाइट की जो एनर्जी रिलीज करेगा वो एनर्जी की अपनी क्या होगी, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ वेवलेंथ होगी। वो फ्रीक्वेंसी अगर मुझे फाइंड करना है तो इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो भी एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी का जो भी स्पेक्ट्रम बनेगा, उस स्पेक्ट्रम की हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड कर सकते हैं, वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे वेवलेंथ फाइंड करना है तो वेवलेंथ फाइंड हम कैसे कर सकते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या कि न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेम्डा। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर न्यू की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो क्या बनेगा, C अपॉन लेम्डा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। यहां से मैं लेम्डा की वैल्यू निकालूं तो लेम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, लेम्डा को मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, और इनको मैं यहां पर इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या बनेगा, यहां पर C या फिर HC अपॉन E2 माइनस E1। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ इन फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, यहां पर जो भी एनर्जी रिलीज होगी, जो भी लाइट इमिट होगी, उस लाइट का अपना क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा, और उस स्पेक्ट्रम की हम लोग यहां पर क्या फाइंड कर सकते हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर जो है फिफ्थ वाले एनर्जी शेल में है, कहां पे है, n इज इक्वल टू फिफ्थ में है, और फिफ्थ से वो जो है कहां पे जंप कर रहा है, सेकंड में जंप कर रहा है। कहां से कहां जंप कर रहा है, वो फिफ्थ वाले जो है ऑर्बिट में है, और फिफ्थ वाले ऑर्बिट से कहां शिफ्ट हो रहा है, वो कहां जंप हो रहा है, सेकंड वाले में जंप हो रहा है। तो हम लोग इस फार्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हैं, यहां पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। सिंपली कैसे, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फिफ्थ वाला जो एनर्जी शेल है उसकी एनर्जी कितनी होगी आपकी, E5 माइनस यहां पर E5 की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, माइनस E2 अपॉन H। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ वाले एनर्जी लेवल से सेकंड वाले एनर्जी लेवल में अगर जंप कर रहा है तो भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। वेवलेंथ इज इक्वल टू यहां पर H और C प्लांक कांस्टेंट, एंड C क्या है यहां पर, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, दोनों कांस्टेंट है, दोनों फिक्स है, अपॉन इलेक्ट्रॉन यहां पर पांचवें से सेकंड में यहां पर जंप कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर E5 माइनस E2। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन कहीं भी जंप करे, इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से किसी भी लेवल पे जंप करे, हम लोग यहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करें कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो किस वाले शेल के पास होगी, ये जो न्यूक्लियस है यहां पर, ये वाला जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल है इसके पास सबसे कम एनर्जी है। हम जैसे जैसे दूर जाएंगे, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर अगर जंप करना है, दूसरे एनर्जी शेल में अगर जंप करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब बाहर वाले जो ऑर्बिट है उनकी एनर्जी ज़्यादा है, इसे बाहर वाला जो शेल है उसकी एनर्जी और ज़्यादा है। मतलब सबसे बाहर वाला जो यहाँ पर शेल होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। दैट मीन ये आपका सपोज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है सपोज अभी यहां पर है n इज इक्वल टू 1। इलेक्ट्रॉन कहां है, n इज इक्वल टू 1 पर है। तो n इज इक्वल टू 1 पे अगर बात करें तो n इज इक्वल टू 1 पर उसके पास जो एनर्जी है वो कितनी है, सपोज E1। हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर एनर्जी दी और ये यहां से जंप करके कहां चला गया, सेकंड में चला गया, n इज इक्वल टू 2 में चला गया। सेकंड में इसके पास एनर्जी कितनी है, E2। ठीक है,
हमने इसको ऑल एनर्जी दी, तो यहां से जंप करके कहां जाएगा वो, n इज इक्वल टू 3, दैट मींस थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, और थर्ड ऑर्बिट की यहां पर एनर्जी कितनी है, E3। तो यहां पर हम जैसे जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते जाएंगे, वैसे वैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी लेवल पे क्या करेगा, जंप करेगा। तो यहां पर एनर्जी हम लोग जैसे जैसे देते जा रहे हैं, तो सपोज इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे पहुंच गया, आपका इनफाइनाइट पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर कहां पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि वो कहां पहुंच गया, आपका इनफाइनाइट पे पहुंच गया। इलेक्ट्रॉन यहां पर इनफाइनाइट पे है, इसका मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से किसी भी प्रकार का कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन का यहां पर इस न्यूक्लियस के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। मतलब अगर मैं यहां पर E इनफाइनाइट की अगर बात करूं, तो E इनफाइनाइट हम लोग यहां पर क्या लेके चलेंगे, हमेशा जो है जीरो लेके चलेंगे। E इनफाइनाइट कितना लेके चलेंगे, हम लोग जीरो लेके चलेंगे, दैट इज फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है। और यहां से हम इनफाइनाइट से जैसे ही अगर यहां इस तरह, अगर यहां पर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर यहां पे चलेंगे, तो हमारी एनर्जी जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इनका ऑर्डर लिखना चाहूं कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो किसके पास होगी, E इनफाइनाइट के पास होगी। उससे कम एनर्जी किसके पास होगी, इसके पास वाला जो शेल होगा, सपोज यहां पर जो है E4 है, E4 से भी कम एनर्जी किसके पास होगी, थर्ड वाले के पास होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, E3 से भी कम एनर्जी किसके पास होगी, E2 के पास होगी। E2 से भी कम एनर्जी किसके पास होगी, फर्स्ट वाले एनर्जी शेल के पास यहां पर एनर्जी होगी, ठीक है। तो E इनफाइनाइट पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और E1 पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, यहां पर मिनिमम एनर्जी होगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है बोहर मॉडल के पोस्टुलेट को समझ सकते हैं। देयर आर 5 पोस्टुलेट्स, और ये सारे के सारे पोस्टुलेट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके, थैंक यू।